अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये वीडियो बहुत ही अहम है क्योंकि हम इस वीडियो में 4 असबाक़ के अहम पॉइंट्स के बारे में जानेंगे और इन 4 असबाक़ों में से ही ज़्यादा सवालात टीएस टेट इम्तिहान में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि आप आसानी के साथ आप ईवीएस यानी माहौलियाती मुतालिए का जो हिस्सा होता है टीएस टेट इम्तिहान में वो आसानी के साथ हल हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में 4 असबाक़ का ज़िक्र यानी अहम पॉइंट्स की बात की जाएंगी जो बहुत ही अहम है। पिछले टेट इम्तिहानों में इसी असबाक़ से कई सवालात किए जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहला अहम पॉइंट देखें, हम इसको सवाल और जवाब की शक्ल में समझेंगे। तो पहला पॉइंट देखें दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम कौन से वो असबाक़ के अहम पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। 8वां सबक मकान तामीर सफाई, 9वां सबक हमारा गाँव हमारा तालाब, 10वां सबक हमारी ग़िज़ा हमारी सेहत और 11वां सबक गांव से दहली तक। तो चलिए दोस्तों पहला पॉइंट देखें। दोस्तों 8वें सबक मकान तामीर सफाई से पहला ये पॉइंट निकल कर आता है। देखें, कदीम ज़माने में दीवार और फर्श पर गोबर से लीप कर इस पर ये बनाया जाता था। दोस्तों सवाल यहाँ पर ये किया जा रहा है कि कदीम ज़माने में दीवार और फर्श पर, कदीम ज़माने में दीवारें मिट्टी की बनी हुई होती हैं। अभी भी गांव में विलेज में कई ऐसे घर होते हैं जो उनकी दीवारें मिट्टी से बनी हुई होती है। उसी तरीक़े से फ़र्श पर, तो दोस्तों जो आंगन होता है उस पर गोर से लीप कर ये बनाया जाता था और अभी भी कई देहात में ये बनाया जाता है। तो दोस्तों जवाब देखें, रंगोली। ये जवाब नई किताब से लिया गया है। अगर आप पुरानी किताब को उठाकर देखेंगे तो उसमें मिलेगा आपको फुग्गो। दोस्तों आपको ऑप्शन में अगर रंगोली नज़र आए तो आप रंगोली को सेलेक्ट करेंगे, अगर आपको फुग्गो नज़र आए तो आप फुग्गो को नज़र अंदाज नहीं करेंगे बल्कि फुग्गो को सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। कदीम ज़माने में रेत और चूने को इसमें डालकर खूब पीसा जाता था। दोस्तों कदीम ज़माने में रेत और चूने को इसमें डालकर खूब पीसा जाता था। तो दोस्तों जवाब देखें, दंग। तो दोस्तों बहुत ही अहम सवाल जो कि पिछले टेट इम्तिहान में पूछा जा चुका है। देखें, ईंटों की भट्टी को जलाया जाता है। ईंटों की जो भट्टी होती है उसको कितने दिन जलाया जाता है? तो दोस्तों जवाब देखें, 30 दिन। दोस्तों ईंटों की जो भट्टी होती है उसको 30 दिन जलाया जाता है, उसके बाद ईंट तैयार होती है। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। संगे मरमर के पत्थर यहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों संगे मरमर का पत्थर कहाँ पर पाया जाता है, ये सवाल किया जा सकता है। तो दोस्तों जवाब देखें, राजस्थान रियासत में संगे मरमर के पत्थर पाए जाते हैं। तो दोस्तों सवाल ऐसे भी किया जा सकता है, राजस्थान में ये पत्थर पाया जाता है। तो दोस्तों हमें जवाब देना होगा जब संगे मरमर। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल यानी अहम पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। हमारी रियासत में पत्थर यहाँ पर पाए जाते हैं। दोस्तों हमारी रियासत में पत्थर कहाँ पर पाए जाते हैं? देखें, तांडूर, शाहाबाद, खम्मम, यहाँ पर पत्थर पाए जाते हैं। तो दोस्तों अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। देखें, इन रियासतों में बारिश कसरत से होती है बनिस्बत दूसरे रियासतों के। दोस्तों ये बहुत ही अहम पॉइंट है, आप इसको अच्छे से याद रखें। वो कौन सी रियासतें हैं जिसमें बारिश कसरत से होती है? तो दोस्तों जवाब देखें, आसाम, मेघालय, नागालैंड जैसे शुमाली मशरिक़ी रियासतों में बारिश कसरत से होती है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। शुमाली मशरिक़ी रियासतों में अंग्रेज़ों ने सबसे पहले मकान बनाना शुरू किया। दोस्तों शुमाली मशरिक़ी रियासतों में अंग्रेज़ों ने घर बनाना शुरू किया था
वो कौन सी सदी थी, वो कौन सी ईस्वी थी? तो दोस्तों जवाब देखें, 1826 ईस्वी। 1826 ईस्वी से शुमाली मशरक़ी रियासतों में अंग्रेज़ों ने सबसे पहले मकान बनाना शुरू किया था। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ के मकान अक्सर लकड़ी के बने होते हैं। दोस्तों वो कौन सी रियासतें हैं या फिर वो कौन सा मकाम है, एरिया है जहाँ के मकान अक्सर लकड़ी के बने होते हैं? तो दोस्तों जवाब देखें, शुमाल मशरक़ी रियासतों जैसा कि आसाम, मेघालय, नागालैंड, यहाँ पर अक्सर मकान लकड़ी के बने हुए होते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। इन लकड़ी के मकानों में बारिश का पानी जिस रास्ते से गुज़रता है उस रास्ते को कहते हैं। दोस्तों हमने जाना कि शुमाली मशरक़ी रियासतों में अक्सर मकान लकड़ी के बने होते हैं। जब बारिश का पानी पड़ता है, बारिश का पानी जिस रास्ते से गुज़रता है उस रास्ते को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जवाब दे, स्टिलेट्स। दोस्तों जवाब अच्छे से याद रखें, स्टिलेट्स। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ कभी कभी दर्जे हरारत 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। दोस्तों बहुत ही अहम सवाल है ये। वो कौन सा इलाक़ा है, वो कौन सी रियासत है जहाँ पर दर्जे हरारत, टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम हो जाता है? तो दोस्तों जवाब देखें, कश्मीर। कश्मीर ऐसा इलाक़ा है जहाँ पर कभी कभी दर्जे हरारत 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। झीलम नदी वाक़ है। दोस्तों झीलम एक नदी है, वो कहाँ पर वाक़ है? सवाल ऐसे भी किया जा सकता है। तो दोस्तों जवाब देखें, कश्मीर। या फिर सवाल इस तरीके से भी हो सकता है, कश्मीर में ये नदी है। तो दोस्तों हमें जवाब देना होगा झीलम नदी। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। झीलम नदी पर सयाह इस नामी कश्ती से सफ़र करते हैं। दोस्तों हमने जाना कि झीलम नदी कश्मीर में है। दोस्तों सयाह किसे कहते हैं ये पहले हमें जानना होगा। सयाह उन्हें कहते हैं जो सैर करते हैं या फिर कहिए सफ़र करते हैं। तो वो कौन सी कश्ती से सफ़र करते हैं, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों जवाब देखें, उस कश्ती का नाम आपके सामने ये रहा, डोंगा। दोस्तों सवाल इस तरीके से भी हो सकता है, डोंगा कश्ती यहाँ पर पाई जाती है या फिर डोंगा कश्ती इस नदी में है। तो जवाब रहेगा हमारा झीलम नदी, या फिर डोंगा कश्ती यहाँ पर है। तो जवाब हमें कश्मीर भी दिया जा सकता है ऑप्शन में, तो हम कश्मीर भी लगा सकते हैं। उसके बाद देखें दोस्तों अगला पॉइंट, रियासत तेलंगाना के इस इलाके में रंगीन पत्थर दस्तयाब हैं। दोस्तों हमने पहले जाना था कि हमारी रियासत में पत्थर तांडूर, शाहबाद, खम्मम में पाए जाते हैं, लेकिन वो पत्थर किस तरीके के होते हैं? तो हमें इस सवाल में समझ में आता है कि रियासत तेलंगाना के इलाके में रंगीन पत्थर दस्तयाब है। तो वो कहाँ पर मौजूद हैं दोस्तों? जवाब देखें, तांडूर। या फिर सवाल ऐसे भी किया जा सकता है, तांडूर में ये पत्थर मौजूद हैं। तो दोस्तों हमारा जवाब रहेगा रंगीन पत्थर। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की यानी अहम पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। नल्ला मल्ला के इलाके में मकानात की तामीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों नल्ला मल्ला एक इलाक़ा है, वहाँ पर मकानात की तामीर के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों ये भी जवाब बहुत ही अहम है, आप इसको अच्छे से जहन में रखें, नारियल के पत्ते। जी हाँ दोस्तों, नारियल के पत्तों से मकानात की तामीर की जाती है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों सबक का नाम ही था मकान, तामीर, सफाई। तो दोस्तों मकान से रिलेटेड भी सवालात हो चुके हैं, तामीर से भी रिलेटेड सवालात हो चुके हैं। अब सफाई से मुताल्लिक़ सवालात आपके सामने ये रहे। खुले मकामात पर फुजला खारिज करने से पैदा होते हैं। दोस्तों खुले मकामात पर फुजला खारिज करने से पैदा होते हैं, सवाल पूछा जा सकता है। तो दोस्तों हमारा जवाब ये रहा, गोल कर्म। दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। गोल कर्म की वजह से इसकी कमी होती है। दोस्तों हमने जाना कि
खुले मकामात पर फुजला करने से गोल कर्म फैलते हैं और गोल कर्म की वजह से इसकी कमी होती है। तो दोस्तों जवाब देखें, खून की कमी होती है, खून में कमी आती है। दोस्तों खुले मकामात पर फुजला करने से बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। डीवॉर्मिंग नामी गोली साल में खानी चाहिए। दोस्तों हमें नाम से ही पता चल रहा है कि डीवॉर्मिंग नामी गोली साल में खानी चाहिए, यानी डीवॉर्मिंग नामी ये गोली है, ये साल में कितने मरतबा खाना चाहिए। तो दोस्तों साल में ये गोली, जवाब देखें यहाँ पर, 2 मरतबा साल में ये एक गोली खाना चाहिए। एक साल में 2 मरतबा ये गोली खाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट देखें, अनीता बाई को ये अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों पहले ये जान लेते हैं कि अनीता बाई कौन है। तो दोस्तों देखें, अनीता बाई अपने शौहर के घर में रहने के लिए शौहर से बैतुल खला की मांग की थी। जी हाँ दोस्तों, अनीता बाई का ताल्लुक़ मध्य प्रदेश से था। ज़िले बैतूल की वो रहने वाली थी और उनका गांव चिंचोली था, या कहिए उनका गांव चिंचोली है। दोस्तों उन्होंने अपने शौहर से बैतुल खला की मांग की थी। वो उनके शौहर से बैतुल खला की मांग की। जब उनके शौहर ने उनकी मांग पूरी ना की तो वो फिर से अपने घर चली गईं। ये बात नेशनल लेवल तक पहुंची तो उन्हें मरकज़ी वज़ीर बराए दिहाई तरक्की, यानी देहात की तरक्की के जबकि मरकज़ी वज़ीर थे जनाब जय रमेश ने उन्हें, जवाब देखें दोस्तों, सुलभ सियानटेशन अवार्ड से नवाजा था और उसके तहत 50,000 रुपये नकद इनाम भी दी गई थी। दोस्तों आपके नॉलेज के वास्ते ये बात भी याद रख लें, सदर जमहूरिया उस वक्त की मोहतरमा प्रतिभा पाटिल थी और वज़ीर आज़म यानी प्राइम मिनिस्टर जनाब मनमोहन सिंह थे। उन्होंने अनीता बाई की जमकर तारीफ़ की थी। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। 100% पाकी व सफाई का इंतज़ाम करने वाले गांव को ये अवार्ड दिया जाता है। दोस्तों 100% पाकी व सफाई का इंतज़ाम करने वाले गांव को ये अवार्ड दिया जाता है। गांव को जो अवार्ड दिया जाता है उसका नाम देखें दोस्तों, निर्मल पुरस्कार, या फिर सवाल ऐसे भी हो सकता है दोस्तों, निर्मल पुरस्कार जो अवार्ड है वो किसे दिया जाता है। तो दोस्तों जवाब हमारा ये रहेगा, 100% पाकी व सफाई रखने वाले विलेज को, गांव को, देहात को ये अवार्ड दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों ये बात भी याद रखें दोस्तों, ये अवार्ड जो दिया जाता है सदर जमहूरिया हिंद के हाथों से दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट देखें, राग गार्डन वाक़ है। दोस्तों नाम से ही मालूम हो रहा है कि ये गार्डन है, तो ये कहाँ पर वाक़ है। देखें चंडीगढ़ में राग गार्डन वाक़ है, मौजूद है। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। राग गार्डन को इसलिए बनाया गया। दोस्तों राग गार्डन बनाने का मकसद क्या था। राग गार्डन इसलिए बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था दोस्तों, देखें, फेंके गए कचरे को जमा करने के लिए राग गार्डन बनाया गया था, जो कि चंडीगढ़ में वाक़ है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। राग गार्डन इसने बनाया। दोस्तों हमने जाना कि राग गार्डन चंडीगढ़ में मौजूद है और इसका बनाने का मकसद फेंके गए कचरे को जमा करना है। तो दोस्तों सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि राग गार्डन को किसने बनाया। तो दोस्तों जवाब देखें, लीक चंद। दोस्तों राग गार्डन को बनाने वाले का नाम लीक चंद है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की यानी बढ़ते हैं। दोस्तों ये रहा इस सबक से आखिरी अहम पॉइंट, यानी 8वें सबक से ये आखिरी पॉइंट। लोहा, प्लास्टिक, कांच और कागज़ और बाज़ अशिया को दोबारा नई शक्ल देकर इस्तेमाल करना कहलाता है। जिसका मैंने अभी दोस्तों ज़िक्र किया, उन तमाम को नई शक्ल देकर इस्तेमाल करना क्या कहलाता है। सवाल ये हो सकता है। तो दोस्तों हमारा जवाब देखें, जो कि हमें बुक में बताया गया है, रीप्रोसेसिंग। रीप्रोसेसिंग के ज़रिए लोहा, प्लास्टिक, कांच और कागज़ और बाँस अशिया को दोबारा नई शक्ल देकर इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये था 8वें सबक के अहम पॉइंट। तो चलिए 9वें सबक के अहम पॉइंट जानते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अहम है। 9वें सबक में हमारा गांव हमारे तालाब से
देखें कौन कौन से अहम पॉइंट्स हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला पॉइंट देखें। दोस्तों, इस सबक का पहला अहम पॉइंट्स देखें। तालाब का वो हिस्सा जहाँ से ज़ायद पानी का अखराज होता है, ये कहलाता है। दोस्तों, तालाब का वो कौन सा हिस्सा है जहाँ से पानी का अखराज किया जाता है, पानी को छोड़ा जाता है, ऐसे हिस्से को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, बहुत ही अहम सवाल है। तो दोस्तों, जवाब देखें, उलंग। तालाब का वो हिस्सा जहाँ से ज़ायद पानी का अखराज किया जाता है उसको कहते हैं उलंग। दोस्तों, सवाल ऐसे भी हो सकता है, उलंग किसे कहते हैं? तो दोस्तों, हमारा जवाब रहेगा तालाब का वो हिस्सा जहाँ से ज़ायद पानी का अखराज होता है। तो चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। वो जगह जहाँ से खेतों के सैराब होने के लिए पानी छोड़ा जाता है। दोस्तों, तालाब भरने पर ज़ायद जो पानी होता है उसका अखराज करना उलंग कहलाता है। लेकिन वो जगह जहाँ से खेतों के सैराब होने के लिए पानी छोड़ा जाता है, इसमें और उसमें फ़र्क जाने। जब तालाब भर जाता है तो पानी छोड़ा जाता है, लेकिन जो तालाब में पानी मौजूद होता है उसके इस्तेमाल के लिए या फिर उसको इस्तेमाल में लाने के लिए, खेतों के लिए सैराब होने के लिए पानी को जो छोड़ा जाता है उस जगह को क्या कहते हैं? तो देखें दोस्तों, आब रोक दर। दोस्तों, उलंग और आब रोक दर में बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज ना हो, बल्कि आब रोक दर उसे कहते हैं जहाँ से खेतों को सैराब होने के लिए पानी छोड़ा जाता है। उलंग उसे कहते हैं जहाँ से तालाब का ज़ायद पानी खराज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला अहम पॉइंट देखें सवाल और जवाब की शक्ल में। रामप्पा तालाब कहाँ वाक़ है? बहुत ही अहम सवाल दोस्तों ये। दोस्तों, रामप्पा तालाब रामैया मंदिर के करीब में है और इसका इलाक़ा जो एरिया है ज़िला जयशंकर में रामप्पा तालाब है। तो चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। रामप्पा तालाब को तामीर किया गया, यानी कौन सी सदी में तामीर किया गया, ईस्वी में तामीर किया गया? तो दोस्तों, जवाब देखें, 13वीं सदी में। दोस्तों, रामप्पा तालाब को 13वीं सदी में तैयार किया गया, तामीर किया गया। तो चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। रामप्पा तालाब का रकबा है। दोस्तों, हमने जाना कि रामप्पा तालाब कहाँ है और इसको कब तामीर किया गया। अब यहाँ पर सवाल ये है कि रामप्पा तालाब का रकबा कितना है? तो दोस्तों, जवाब देखें, 82 मुरब्बा किलोमीटर। या फिर सवाल ऐसे भी हो सकता है दोस्तों कि 82 मुरब्बा किलोमीटर कौन से तालाब का रकबा है? 3 ऑप्शन में दूसरे तालाब दे दिए जाएं और एक ऑप्शन में रामप्पा तालाब आपको नज़र आए, तो दोस्तों आप रामप्पा तालाब को सिलेक्ट करेंगे, चॉइस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। उसके बाद देखें दोस्तों, रामप्पा तालाब के एक जानिब मौजूदा मंदिर फ़ने संगे तराश के लिए मशहूर है। तो दोस्तों, उस मंदिर का नाम क्या है? फ़ने संगे तराशी के लिए बहुत ही मशहूर है और रामप्पा तालाब के एक जानिब में है। तो देखें उसको दोस्तों, उस मंदिर का नाम रामी मंदिर। तो चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही अहम सवाल है या फिर समझिए अहम पॉइंट्स है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। पांगल तालाब वाक़ है। दोस्तों, आप अच्छे से जहन में रखें कि पांगल तालाब कहाँ पर वाक़ हैं। जवाब देखें, नलगुंडा। दोस्तों, पांगल तालाब ज़िला नलगुंडा में वाक़ है। तो चलिए दोस्तों, अगले अहम पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला सवाल देखें, पांगल तालाब को ये भी कहते हैं। दोस्तों, हमने जाना कि अभी पांगल तालाब कहाँ पर वाक़ है, तो जवाब था हमारा नलगुंडा। तब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि तालाब जो पांगल तालाब है उसका दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पर जवाब देखें, ओरिया समुद्रम। दोस्तों, अगर आप नई बुक देखेंगे तो हमें यहाँ पर नाम दिया गया है ओदिया समुद्रम।
यानी पांगल तालाब का दूसरा नाम, पांगल तालाब को इस नाम से भी जानते हैं, उसका नाम है ओदिया समुद्रम। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला पॉइंट्स ये रहा आपके सामने, पांगल तालाब को इन राजाओं ने तामीर किया था। दोस्तों हमने जाना कि पांगल तालाब नलगुंडा में वाक़ है और इसका दूसरा नाम ओदिया समुद्रम है। तो पांगल तालाब को करने वाले यानी तामीर करने वाले कौन से राजा हैं? तो दोस्तों जवाब देखें आपके सामने, जवाब ये रहा, काकतीय राजाओं ने इसको तामीर किया था। दोस्तों उस राजा का भी नाम देखें, प्रताप रुद्रा देव, और ये तालाब नलगुंडा से 3 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है। ये आप अच्छे से जहन में रखें। अगला अहम पॉइंट्स आपके सामने ये रहा, हैदराबाद में वाक़ हुसैन सागर तालाब को इन्होंने तामीर किया। दोस्तों हैदराबाद में वाक़ जो हुसैन सागर है इसको तामीर करने वाले कौन हैं? तो दोस्तों आपके सामने जवाब ये रहा, हुसैन शाह वली रहमतुल्लाहि ताला अलैह 1562 ईस्वी में हुसैन सागर तालाब को तामीर किया। दोस्तों अगला सवाल देखें, शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ने के लिए एक सड़क बनाई गई जिसे कहते हैं, यानी सड़क का नाम क्या है? तो दोस्तों जवाब देखें, टैंक बॉन्ड, जो कि 1946 ईस्वी में उसकी तामीर की गई। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट देखें, हुसैन सागर तालाब का रकबा था। दोस्तों हुसैन सागर का तालाब का रकबा कितना है, ये सवाल किया जा सकता है। तो देखें 5.7 मुरब्बा किलोमीटर। दोस्तों सवाल ऐसे भी हो सकता है, 5.7 मुरब्बा किलोमीटर इस तालाब का रकबा है। 3 ऑप्शन में कोई और जवाब दे दिए जाए और एक ऑप्शन में हुसैन सागर दे दिया जाए, तो दोस्तों हुसैन सागर को हम सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल देखें, हुसैन सागर तालाब की गहराई थी। हुसैन सागर जो है उसकी तालाब की गहराई कितनी है, ये सवाल भी किया जा सकता है। तो दोस्तों जवाब देखें 32 फीट, या फिर सवाल ऐसे भी हो सकता है 32 फीट इस तालाब की गहराई है। तो दोस्तों हमारा जवाब रहेगा हुसैन सागर। तो चलिए अगले अहम पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट देखें, उस्मान सागर तालाब को इस नदी पर तामीर किया गया है। दोस्तों उस्मान सागर जो तालाब है उसको इस नदी पर तामीर किया गया है। नदी का नाम देखें मूसा नदी, या फिर सवाल ऐसे भी हो सकता है मूसा नदी पर इस तालाब को तामीर किया गया। तो जवाब ये रहेगा दोस्तों हमारा उस्मान सागर। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। उस्मान सागर को ये भी कहते हैं, दोस्तों उस्मान सागर का दूसरा नाम है वो क्या है, देखें यहाँ पर गंडीपेट तालाब, या फिर सवाल ऐसे भी हो सकता है गंडीपेट तालाब का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों हमारा जवाब रहेगा उस्मान सागर। अगला पॉइंट देखें, ये तालाब मीठे पानी के लिए जाना जाता है, जिससे हैदराबाद की अवाम के लिए पीने का पानी सरबराह किया जाता है। दोस्तों वो कौन सा तालाब है जिसका पानी हैदराबाद की अवाम के लिए सरबराह किया जाता है? दोस्तों जवाब देखें उस्मान सागर। दोस्तों गंडीपेट तालाब का जो पानी है उस तालाब का पानी मीठा होता है, जो हैदराबाद की अवाम के लिए इस तालाब का पानी सरबराह किया जाता है। तो दोस्तों अगला पॉइंट देखें, इस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है। दोस्तों वो कौन सा शहर है जिसको झीलों का शहर कहते हैं? दोस्तों जवाब देखें उदयपुर। दोस्तों उदयपुर राजस्थान में आता है, या फिर समझिए राजस्थान का ये एक शहर है, इसको झीलों का शहर कहते हैं, सिटी ऑफ लेक्स। तो चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखें, इस शहर के आतराफ कई झीलें वाक़ हैं। दोस्तों वो कौन सा शहर है जिसके आतराफ व अकनाफ में कई झीलें वाक़ हैं? तो दोस्तों जवाब देखें उदयपुर। दोस्तों सवाल हमें ऐसे भी किया जा सकता है, उदयपुर यानी पिछले सवाल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, उदयपुर को ये कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा जवाब रहेगा
झीलों का शहर। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। उदयपुर की तमाम झीलों में ये झील मशहूर है। दोस्तों उदयपुर, हमने जाना कि उदयपुर राजस्थान में है, लेकिन उदयपुर में जो तमाम झीलें हैं उन झीलों में एक झील मशहूर है, उसका नाम देखें पचोला झील। दोस्तों ये बहुत ही अहम पॉइंट्स हैं, आप इसको अच्छे से जहन नशीन कर लें। उदयपुर की तमाम झीलों में ये बहुत ही मशहूर झील है जिसका नाम है पचोला। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब देखते हैं। पचोला झील की तामीर इन्होंने की। दोस्तों जो पचोला झील है उसकी तामीर किसने की? तो दोस्तों जवाब देखें, बंजारों ने पचोला झील की तामीर की, और तामीर सन देखें 1362 ईस्वी में इस झील की तामीर की गई, जो उदयपुर की झीलों में ये बहुत ही मशहूर झील है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब देखते हैं। पचोला झील को इस राजा ने तरक्की दी। दोस्तों पचोला झील जो है उसको तरक्की देने वाले राजा का नाम देखें, महाराजा उदय सिंह। महाराजा उदय सिंह ने इस झील को तरक्की दी थी। तो दोस्तों हमारा जवाब रहेगा पचोला झील। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट देखें, उदयपुर के अहम मोहल्लात हैं। दोस्तों जवाब आपके सामने ये रहा, जगनवाज, सिटी पैलेस वगैरह, ये उदयपुर के अहम मोहल्लात हैं। दोस्तों ये बहुत ही अहम सवाल है आपके सामने जो अभी आ रहा है। मिशन काकतिया का मकसद है। दोस्तों तेलंगाना की रियासती हुकूमत मिशन काकतिया के नाम से पूरी रियासत में ये काम को अंजाम दे रही है। उसका मकसद क्या है? तो दोस्तों जवाब देखें, तालाबों से मिट्टी की निकासी करना। तेलंगाना रियासत की जानिब से पूरी रियासत में तालाबों से मिट्टी की निकासी करते हुए ज़ख़ीरा आपकी गुंजाइश में इजाफ़ा किया जा रहा है, यानी मिट्टी निकाल कर पानी को तालाबों में ज़्यादा मकदार में रोकने की ये मुहिम चलाई जा रही है, कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों ये था जवाब। तो चलिए ये थे 10वें सबक के अहम पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने रखे। तो चलिए दोस्तों 10वें सबक से कौन से अहम पॉइंट्स निकल कर आते हैं वो देखें। बहुत ही मुख्तसर पॉइंट हैं। तो देखें पहला अहम पॉइंट, इसका हुक्म है कि स्कूल में तग़ज़िया बख्श और मुतवाज़न ग़िज़ा फ़राहम की जाए। यहाँ पर ये बात पूछी जा रही है कि ये किसका हुक्म है कि स्कूल में जो तग़ज़िया बख्श और मुतवाज़न ग़िज़ा जो फ़राहम की जा रही है मिड डे मील्स की शक्ल में, ये किसने हुक्म दिया? तो दोस्तों यहाँ पर जवाब देखें, सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म है कि स्कूल में तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा फ़राहम की जाए और मुतवाज़न ग़िज़ा फ़राहम की जाए। तो अगला पॉइंट देखें, 2 सीमेंट या मिट्टी के गमले और रेत वगैरह के इस्तेमाल से बनाया जाने वाला फ्रिज कहलाता है। दोस्तों 2 सीमेंट का इस्तेमाल करते हुए और मिट्टी का इस्तेमाल, यानी मिट्टी के गमले का इस्तेमाल, उसके साथ साथ रेत का इस्तेमाल, इसके इस्तेमाल से ये बनाया जाता है, यानी फ्रिज बनाया जाता है। उस फ्रिज को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जवाब देखें, जनता फ्रिज। दोस्तों इस सबक से ये 2 ही अहम पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे। तो चलिए दोस्तों अब देखेंगे हम 11वें सबक से 11वां सबक गांव से दिल्ली तक, इसमें कौन से अहम पॉइंट्स है, अहम नुकात हैं। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा, यानी पॉइंट्स की शक्ल में। दोस्तों सवाल आपके सामने पहला ये रहा, पल्ले वेलुगु इसका नाम है। दोस्तों जवाब देखें, आम बस, हम उसको इंग्लिश में कहेंगे ऑर्डिनरी बस। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बसों में मशीन के ज़रिए टिकट दिए जा रहे हैं, इसको कहते हैं। दोस्तों बसों में जिस मशीन का इस्तेमाल हो रहा है, जिसके ज़रिए टिकट दिए जा रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? सवाल बहुत ही अहम है। तो दोस्तों जवाब देखें, टिम्स। या फिर सवाल ऐसे भी किया जा सकता है, टिम्स मशीन का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? तो दोस्तों टिम्स जो मशीन है उसका इस्तेमाल बसों में होता है। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें, हमारी रियासत में, या फिर दोस्तों इसे हम ऐसे भी सवाल किया जा सकता है, TSRTC के ज़रिए ये बसें चलाई जाती है।
तो दोस्तों जवाब देखें, पल्ले वेलगू, डीलक्स, लग्जरी, ग्रोडा, इंदिरा वगैरह ये तमाम बसें टीएसआरटीसी की जानिब से चलाई जाती है। उसके बाद अहम पॉइंट्स देखें, ये बहुत ही अहम पॉइंट्स है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। वेनिता कार्ड या फिर नोया कैट कार्ड रखने वालों के लिए सफरी खर्च पर इतने फ़ीसद रियायत दी जाती है। दोस्तों विनीता कार्ड जिसके पास होता है, अगर वो बस में सफ़र करता है तो उनको कितने फ़ीसद रियायत दी जाती है यानी छूट दी जाती है। तो दोस्तों जवाब देखें, 10%। ये कार्ड जिसके भी पास है उनको 10% रियायत दी जाती है। दोस्तों अगला सवाल देखें, बगैर टिकट के सफ़र करना जुर्म है और इसकी सज़ा है। दोस्तों जो भी बगैर टिकट के सफ़र करते हैं तो उनको जुर्माना कितना लगता है और उनको सज़ा क्या होती है। तो दोस्तों जवाब देखें, 500 रुपये जुर्माना, 6 माह की क़ैद या फिर दोनों। दोस्तों 500 रुपये जुर्माना भी हो सकता है, 6 महीने की क़ैद भी हो सकती है, या फिर इन दोनों में से दोनों पर भी अमल आवारी किया जा सकता है। तो दोस्तों अगला सवाल देखें, हमारी रियासत से गुज़रने वाली रेलों की निगरानी करता है। दोस्तों हमारी रियासत से जो रेलें गुज़रती है उसकी निगरानी कौन करते हैं। तो दोस्तों जवाब देखें, साउथ सेंट्रल रेलवे। साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से ये निगरानी की जाती है। तो दोस्तों ये थे अहम पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने रखे। दोस्तों अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फिर हमारी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।